नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। तेल की कीमतों को मैं देख रहा हूं और शोबा तहकीक ने मुझे तेल की कीमतें अभी बताई हैं। अमरीकी मंडियों के अंदर WTI फ्यूचर्स के दाम मुझे बताए इन्होंने। तो ये आपको पता होगा कि ये कोई पानी के टैंकर की तरह गैस के टैंकर या पेट्रोल के टैंकर तो नहीं खड़े होते कि बंदा जाके चौक चौराहे से पकड़ के ले आए। इसमें तो मुस्तकबिल के सौदे होते हैं और कोई ब्रीफ केस भी बंदे को नहीं देना पड़ता, भाई ये पकड़ के इसका ब्रीफ केस मेरा टैंकर लेकर आ। तो इसमें सिलसिला कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके लिए पहले तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। शोबा तहकीक ने जो मुझे दाम बताए हैं ये आगाज़ जुलाई के मुस्तकबिल के सौदों के, ये $74 और 58 सेंट फी बैरल, ठीक है, ये बैरल होता है अमरीकी सिलसिला जो आप कह सकते हैं तेल की कीमतों का, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, कभी ये शोबा तहकीक ने मुझे, मेरे ख्याल इनके पास अगर ये चीज़ हो तो आपको हम मुलाहिज़ा भी फरमाएंगे कि ओपेक यानी जो ममालिक तेल की पैदावार भी करते हैं और फिर उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। याद रखें, रूस सबसे बड़ा तेल पैदावार करने वाला मुल्क है, लेकिन एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं करता वो। इस लिस्ट को पढ़ने से पहले आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान जो कुदरती वसाइल से मालामाल, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन अपनी 1/3 जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता, 1/3 भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तेल के ज़खायर कोई नहीं है। ये सब पाक स्टडीज़ के अंदर फ्रॉड लिखा हुआ है, नॉनसेंस लिखी हुई है। गैस के ज़खायर भी पाकिस्तान के ख़त्म है, ये भी टोटल पाक स्टडीज़ की बुक में टोटल फ्रॉड लिखा हुआ है, बेकार चीज़ें। हम दूसरे ममालिक से मंगा के गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें माया गैस है जो कि ये कतर से आती है, ठीक है, LNG जिसके नाम से आप जानते हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ा, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल पैदावार करके एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। 34% ओपेक की मौजूदा आउटपुट, और याद रखेंगे मौजूदा आउटपुट की बात हो रही है, ये टोटल जो है वो पैदावार की बात नहीं। उसके लिए आप अमेरिका की एनर्जी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वो आपको बताएगा। फिर जनाब नंबर आया इराक का, जी बिल्कुल, जो जंग में जिसका बुरा हाल हो गया है, अभी उसको दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए, लेकिन आप देखें खंडरात में तब्दील हो चुका है। तो ये पाकिस्तान में जो हमारा डिस्को डांस चलता है, वसाइल से माला माल, ये वो, तो आपको कितने वसाइल होंगे? इराक से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। वसाइल पता क्या है? मी एंड यू, हम वसाइल हैं। वरना जंगल में तो अगर तेल भी निकल आए तो बंदर उनका क्या करेंगे? आगे समझ तो आप गए होंगे कि जंगल क्या है, बंदर क्या है और तेल क्या है। तो जंगल में अगर तेल निकल भी आए तो बंदर उसका क्या करेंगे? फिर UAE है। लेकिन आप प्लानिंग देखें टेक्निकल शेखों की, UAE में टेक्निकल प्लानिंग देखें आप UAE की। दुबई जो है वो इतना ज़्यादा तेल पैदा नहीं करता, लेकिन उसने जितना तेल से पैसा कमाया उसने लगाया। दुबई एक एमिरेट है, ठीक है, और भी हैं, 7 है टोटल ना। अबू धाबी के पास सबसे ज़्यादा तेल है। शारजा साइज के हिसाब से मेरे ख्याल सबसे बड़ा है, एम आई करेक्ट? और बिल्कुल दुबई के साथ लगता है ऐसे जुड़ के। और दुबई ने अपने आप को कन्वर्ट किया इंटरनेशनल ट्रेड हब के तौर पर। और हम क्या कर रहे हैं? हम बस नाच गाना, गवादर बन गया, नाच गाना, फीते काट के पागल हो गए। गवादर के इतने बंदों ने फीते काटे कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर जनाब ईरान, जो कि इस वक्त सैंक्शंस के अंडर में है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और बिरादर आप उसे कह सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत लगती है। अच्छा, ईरान वाले जो है ना फुल टाइम पाकिस्तान की अपनी मीडिया के ऊपर जो है ना दुर्गत बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें किसी की चूं भी नहीं निकलती। ईरान के मीडिया, ऑफिशियल मीडिया सुबह शाम पाकिस्तान को दहशतगर्दी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आगे से क्यों? बट व्हाई? छोड़ो, जाने दो। और कुवैत जो इतना सा मुल्क है, इतना सा मुल्क है, और एक आप हैं, दुनिया अजीम नौजुबिल्लाह, दुनिया के अंदर हर वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। नौजुबिल्लाह, ऐसा कोई फर्द, कोई शख्स, कोई कौम, कोई मुल्क नहीं जिसके पास दुनिया की हर नेमत हो। फिर सब्र शुक्र किस बात का करोगे? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी माहिर शान से ही अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे और एहसन मेहनती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तेल की कीमतों के मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक।
अब हमें ज्वाइन किया जनाब एहसन मेहनती साहब ने भी, जो कि CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और शान सईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल अक़वामी माहिर मुआशियात मलेशिया से। शान सईद की जानिब में बराह रास्त जाऊँगा। शान सईद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि तेल की कीमतों में अब हम तब्दीली देख रहे हैं। अब ये किस जानिब जाएगी और क्या चीज़ें फैसला साज साबित होंगी जब तेल की कीमतों को यानी देखा जाएगा, क्या कहते हैं आप? अली, इस साल के शुरू में हमने जो अपना न्यूज़ लेटर पब्लिश किया था यहाँ पर एशिया पैसिफिक में, हमने कहा था कि साल इस 21 में 50 से और $70 के दरमियान ऑयल ट्रेड करेगा। लेकिन पिछले हफ्ते हमने अपनी फोरकास्ट जो है रिवाइज की है और हमने कहा है H2 में साल के जो आखिरी 6 महीने उसमें ऑयल जो है वो 73 से लेके $87 पर बैरल पर ट्रेड करेगा। उसकी बेसिक प्रीमिस ये है कि इकोनॉमीज आर ओपनिंग अप, पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड वी फोरसी US डॉलर डीबेसमेंट। तो जब US डॉलर की डीबेसमेंट होगी तो ऑयल प्राइसेस फर्दर ऊपर जाएंगी, और जब डिमांड ऊपर जाएगी सप्लाई विल नॉट बी एबल टू कीप अप पेस विद दैट डिमांड। सो वी एक्सपेक्ट ऑयल प्राइसेस टू बी ट्रेडिंग इन द नॉर्दर्न जोन, और ये प्राइसेस अगले साल $80 पर बैरल से ऊपर रहेंगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये काफ़ी मामलात जो हैं वो ऊपर की जानिब जाने के हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक मुख्तसर सा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर उसके बाद मैं एहसन मेहनती साहब की जानिब जाता हूँ। क्या चीज़ें इसमें फैसला साज रहेंगी? कौन लोग कीमत को ऊपर ले जाने के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे? जी, इस साल की शुरू में मैंने कहा था कि रशिया जो है, रशिया इज कॉलिंग द शॉट्स इन द ओपेक मार्केट, और रशिया का काफी इन्फ्लुएंस है ओपेक मार्केट में सर, जिसकी वजह से रशिया एंड सऊदी अरेबिया आर कॉलिंग द शॉट्स। तो इन दोनों ने जो है वो डिसाइड किया है कि ऑयल प्राइस जो है वो ऊपर रहनी चाहिए। उसकी बेसिक प्रीमिस ये है कि सऊदी अरेबिया को अपना बजट बैलेंस करने के लिए $80 पर बैरल चाहिए, और रशिया को खाली $35 से $40 पर बैरल चाहिए, और अमेरिका की जो शेल गैस कंपनीज है उनको $48 से $55 पर बैरल चाहिए। तो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया और रशिया ने जो डिसाइड किया है ऑयल प्राइसेस जो है वो $80 से ऊपर ही रहेंगी इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। एहसन मेहनती साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कमोडिटीज़ की जहाँ बात आती है, इनका अपना एक असर और रसूख है उस पर, और बड़ी गहरी नज़र है। एहसन मेहनती साहब, इसके मुतालिक आपकी भी राय लेना चाहूँगा कि तेल की कीमतों का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है कि अब किस समत जाएंगी? देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो फोरकास्ट आई थी 2021 के लिए, वो तकरीबन $40-41 की आई थी, और फिर उसके बाद जब रिसेंट हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं CEO टोटल की तरफ से या दीगर जो रिसर्च एजेंसीज हैं, वो इसी साल जो है वो $100 की जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये प्राइस ऑयल की इसी साल जो है वो देखी जाएगी। अब बात ये बनती है कि ये बात जो है $41 से $100 के बीच में, अब हमने देखा है कि $77 को ब्रेंट क्रूड क्रॉस किया है। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि जो अनसर्टेनिटी है इस ऑयल प्राइसेस के अंदर वो रहेगी। जो ओपेक की मीटिंग थी इस वीक और वो कैंसिल हो गई, और जाहिर है सप्लाई जो आउटपुट कट की जो प्लान थे वो अब उसकी कोई डेट्स नहीं है। तो अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि काफी मुश्किल होगा प्रिडिक्ट करना कि इस साल ऑयल प्राइसेस क्यों और किस तरफ जाएंगी। बट सर्टनली जब $100 की एक्सपेक्टेशन है और बड़ी एजेंसीज की तरफ से है और जाहिर है इंटरनेशनल कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो हम ये प्राइसेस को देख सकते हैं। पाकिस्तान जो है उसका हमने देखा है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर का जो है इसकी रेंज के अंदर ऑयल का बिल होता है, और अभी इस वक्त जो है हमने देखा है कि $1.5 बिलियन की जो है वो डील हुई है। ये कि ये इसको जो है डेफर्ड पेमेंट पे जो हमारी सऊदी अरेबिया के साथ भी है। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि हमारा जो पाकिस्तान का बिल होगा, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो $32 बिलियन इसी साल हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो $50 बिलियन तक जो है वो ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर ऑयल की जो मद होगी वो तकरीबन $20 बिलियन होगी। तो आई थिंक काफी मुश्किल के अंदर इस वक्त का इकोनॉमिक सिचुएशन नजर आ रही है, जहां पर ऑयल बिल्स भी बढ़ने हैं और डॉलर जो है उसकी अनसर्टेनिटी इसी वजह से आ रही है कि ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं। और $100 ऑयल का मतलब है कि पाकिस्तान का 18 से 19 बिलियन डॉलर का बिल जो है वो एनुअल पाकिस्तान को अदा करना है, जो लास्ट ईयर जो है तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर था। ये आपने बड़ा अहम मसला उठा दिया है यहाँ पर। शान सईद साहब, एक इनपुट आपकी तरफ से चाहूँगा। ये डॉलर की कदर में इजाफा करके पुरानी हुकूमत को बुरा भला कह के, सागदार साहब का मजाक उड़ा के कि डारोनॉमिक्स है, ये है वो है, ड्रामा करके
डॉलर का अब आप देख रहे होंगे कि दाम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आएगा विद दी ऑल्सो एडिड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये तो मुल्क को ऐसे जैसे कि नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा दिया गया है और डॉलर की कदर में इजाफा करके, और उसका इम्पैक्ट जो है एक तो बता दिया है एहसन मेहनती साहब ने, लेकिन रुपीस के अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। आप पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके मनफी असरात के बारे में थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल अली, जो डॉलर है पिछले तकरीबन 3 हफ्ते में वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आपने कल की फाइनेंशियल टाइम्स देखी हो तो ज्यादातर जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो डॉलर में इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। और पहली दफा जो टी बिल्स हैं वो 140 से नीचे ट्रेड करें, तो टी बिल्स जो है 137 138 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, मैंने अपने एक प्रोग्राम में मलेशिया में यहाँ पे कहा था कि हम उसी एरा में जा रहे हैं जो 1970s में अमेरिका में आया था, एंड दैट इज स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? व्हेन यू हैव हाई इन्फ्लेशन, यू हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लोअर ग्रोथ। तो अगले 2 से 3 साल में आपके पास 2 सिनेरियो हैं, यहाँ बहुत सारे मुल्कों में जीरो ग्रोथ होगी या स्लो ग्रोथ होगी। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ A1 जा रही है। देखें आप, सारी दुनिया की ऐसी की तैसी, लेकिन पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें बढ़ के आ गया। तो हमारी वरी नहीं है ये कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा, हम तो बहुत तेज जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? उसमें जो बेसिक प्रेमिस है पाकिस्तान में जो पिछले साल ग्रोथ आई है उसकी है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो ड्राइव करती है ओवरऑल जीडीपी इक्वेशन को। तो आपकी जीडीपी इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो इस साल जो है, पिछले साल जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ है उसमें आपकी कंजम्पशन और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसने ड्राइव किया है जीडीपी ग्रोथ को, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका 4 वेरिएबल्स हैं वो उठे। तो मेरे ख्याल अगले साल भी जो पाकिस्तान की जो बेसिक ग्रोथ जो आउटलुक है उसके 2 वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। ये दोनों कंबाइन करके चारों वेरिएबल्स को उठाएंगे। ये आपने आम बात की है। यहाँ पर मैं एहसन मेहनती साहब की जानिब दोबारा से जाता हूँ। एहसन मेहनती साहब, यही चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान की जो आप देखें कि मईशत है उसके ऊपर आपने असरात जो क्यूमुलेटिव बताए हैं वो तो US डॉलर टर्म्स के अंदर आपने बताया कि हमारा इंपोर्ट का बिल कितना बढ़ जाएगा, और हमने डॉलर की कदर को बढ़ा दिया अपनी तरफ से। हम बहुत शाने बने और हमने कहा कि दुनिया सारी बेवकूफ़ है, गलत है, इसहाक डार साहब बुरे थे। आई डोंट वांट ए क्वालिटेटिव ओपिनियन ऑन व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जो अब डिसीजन ले लिया, डॉलर की कदर बढ़ गई तो रुपीज़ के अंदर तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और वो टैक्स का इंपैक्ट भी आ जाएगा जो कि इस पर लागू होता है, टैरिफ्स का इंपैक्ट भी आ जाएगा। स्टॉक मार्केट के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, और 3-4 लोग जिनका मैं नाम नहीं लेता लेकिन सो कॉल्ड वो कह रहे थे बूम बूम आफरीदी, बूम बूम स्टॉक मार्केट, बूम बूम, वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। जब डॉलर की कदर थोड़ी सी कम हुई तो यकीन करें उन्होंने नाच नाच के फसलें तबाह कर दी। ये सो कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स एक्सपर्ट्स, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता मीडिया के ऊपर क्योंकि वो फिर ज़ाहिरी बात है उनकी तरफ से मुझे वापस रिएक्शन आएगा जो कि मैं नहीं चाहता, उन लोगों का कौन उनसे पूछेगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। मैं काफ़ी अरसे से ये शोर मचा रहा हूँ कि डॉलर की कदर को मत बढ़ाएं, पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, पाकिस्तान की मईशत जो है उसको बहुत नुकसान होगा अगर आप डॉलर की कदर को बढ़ाएंगे। कोई इसहाक डार को इतना ज़्यादा बुरा आप कहते रहते हैं, ये वो ठीक है, उसमें बुराइयाँ थी, मैंने भी बहुत तनकीद की, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि आपको स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अब डॉलर को इतना ज़्यादा आपने बढ़ा दिया है, लेकिन अब मेरी कौन सुनेगा यार, नकार खाने में तूती की आवाज़। और सेकेंडली बात यह है कि इस चीज़ की कोई वर्थ वैल्यू भी नहीं है। डिसीजन मेकर्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड बट इट विल हैव डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। खुरम शहजाद साहब आपकी जानिब आऊँगा, आप मईशतदान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा खुरम शहजाद साहब की ये तेल की कीमतों के अंदर इजाफे का इंदिया दे रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जनाब शान सईद और एहसन मेहनती साहब,
और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो और ज़्यादा होगा, क्योंकि डॉलर की कदर के अंदर भी हम इजाफा दे रहे हैं और देख रहे हैं, और टैक्स इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी, और जो अगर आपको और कोई इसकी ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात बिल्कुल ठीक है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं और ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे, क्योंकि हम कोई 25% जो है वो इंपोर्ट का, जो भी हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका 25 से 30% के दरमियान जो है वो एनर्जी हमारी इंपोर्ट होती है। ऑयल उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो उसकी वजह से जो महंगाई होती है एनर्जी की, वो हम डायरेक्ट जो है महंगाई ट्रांसफ़र करते हैं कंट्री में। इसी तरह जब नीचे जाती हैं प्राइसेस तो डिक्लाइन भी होता है, पास ऑन भी दिया जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता, टैक्सेस को विथहोल्ड किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के एनर्जी की, हम इंपोर्ट पे रिलायंस बहुत ज़्यादा है। हमने इंडिजिनस जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की, इंडिजिनस रिसोर्सेज नहीं डेवलप किए उस तरह से कि हमारी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके, कि गैस और ऑयल इतने ज़्यादा हों कि हमारी अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी हों, या फिर इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं, इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो अब बात यह है कि ऑयल प्राइसेस अभी तो बढ़ी हैं, और ये कहा जा रहा है द इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, जो बहुत बड़ा जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रेडिक्ट करता है इकोनॉमीज को कि क्या उनमें जो है वो हालात रहेंगे और कैसे कमोडिटी साइकिल्स जो है वो आगे जाएंगे। तो उसके हिसाब से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो मजीद बढ़ेंगी, और वो इस वजह से बढ़ेंगी कि अभी जो कोविड से नुकसानात हुए हैं उसकी रिकवरी पूरी दुनिया में 50% हुई है। तो अगर ये पूरी रिकवरी होती है तो नेचुरली जो ऑयल की डिमांड है, एनर्जी की डिमांड है, वो बढ़ेगी। तो लगता यही है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा सकती है, और एक एस्टिमेट के हिसाब से हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो तकरीबन 60-70 अरब डॉलर से ऊपर जा सकता है, जो ऑल टाइम हाई होगा इस साल का, जो आने वाला ये जो साल चल रहा है। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 से 35, टोटल एक्सपोर्ट्स 35 की बात हो रही है, फोरकास्ट जो की गई है या फिर जो टारगेट बनाया गया, और जो गुड्स एक्सपोर्ट की बात हो रही है वो 30 अरब डॉलर की हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो तकरीबन आपका 40 अरब डॉलर के करीब हो सकता है, और रेमिटेंसेस अगर मैं 30 अरब कर लूं तो टोटल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 5 से 6 अरब डॉलर अभी आज जो अगर हम बात कर रहे हैं तो लगता है। तो 5 से 6 अरब डॉलर बहुत ज्यादा होता है, जो कि इस साल सरप्लस में रहा और आखिरी महीने में जो है वो बहुत ज्यादा डेफिसिट आया है। तो ऑफकोर्स करेंसी पे इम्पैक्ट आ सकता है। करेंसी पे मतलब हमें देखना होगा कि हम किस तरह से ऑल्टरनेट रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठी करें, जिसकी वजह से डॉलर इनफ्लो ज्यादा हो और हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल रहे। बड़ी हम आपने बात की है, और इसका दोहरा जो असर होगा उसकी भी आपने निशानदेही कर दी है। एहसन मेहनती साहब भी मेरे ख्याल मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन मेहनती साहब, जिस चीज़ की इन्होंने निशानदेही की है कि ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि तो उल्टा मामला ये हो जाएगा कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है तो फिर करेंसी फिर प्रेशर में आ जाएगी और उसका फिर इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। तो ये तो सर मसला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है कि हमारे अगर ज़खायर भी जो हैं वो हमारे पास इतने मौजूद नहीं हैं, तो मामला तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, करेंसी प्रेशर में आ जाएगी, फिर यानी बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे। हम क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ये निशानदेही बिल्कुल सही तरीके से की गई है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पे हम कर सकते हैं, वो भी जब प्राइसेस $55 के करीब जो है उसकी प्रेडिक्शन अगर होती। अब इस वक्त 77 का ब्रेंट जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो ये अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ये तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर, उससे भी ज्यादा इजाफा उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 10 से 11 बिलियन डॉलर तक एग्जिस्टिंग प्राइसेस जो इस वक्त चल रही हैं, अगर वो प्रिवेल करती हैं और फिर आगे $100 अगर होता है तो ये तो जो है मामला कोई 14 से 15 बिलियन डॉलर पे जाता है, और हम बैक टू स्क्वायर वन जाएंगे, जहां हम 18 से 19 बिलियन डॉलर लास्ट गवर्नमेंट जब गई थी नवाज शरीफ की, तो हम कह रहे थे 19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। तो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि 14 से 15 बिलियन डॉलर तो ये गवर्नमेंट भी छोड़ के जा सकती है अगर तो ऑयल प्राइसेस दोबारा $100 की का रुख करती हैं, या एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे भी तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर नजर आ रहा है। तो अपेरेंटली जो है ये काफी मुश्किलात हैं, और जाहिर है रुपये को सस्टेन करना ऐसे मामलात के अंदर जितनी जो गवर्नमेंट की ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स हैं टर्फ करके, जिसमें मशीनरी इंपोर्ट वगैरह की अलाउंस दी गई और
स्पेशली जो है एक्सेप्शनल स्पेशल रेट पर जो है वो लोन दिया गया है ऐसी मशीनरी इंपोर्ट के लिए, उसको अपेरेंटली इमीडिएटली खत्म करना चाहिए और इंपोर्ट बिल को दोबारा से उसी लेवल पे लेकर जाना चाहिए जो पिछले 1-2 साल के अंदर एफर्ट्स हुई थी। कोविड के दरमियान हमने देखा था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया था 20 बिलियन 22 बिलियन डॉलर के करीब। अब इस वक्त हम 40 बिलियन डॉलर अगर उसको लेकर जाएंगे तो काफी ज्यादा मुश्किलात रुपये की सस्टेनेबिलिटी के लिए होगी और अपेरेंटली नजर आता है कि उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट रेट है, ऑलरेडी हम IMF प्रोग्राम में तो अपनी पॉलिसी हम चला नहीं सकते, ये पॉलिसी रेट दोबारा जाएगा 14 से 15% की तरफ। तो आई थिंक कि उसको खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जिसमें हम अपने इम्पोर्ट बिल को इमीडिएटली कम करें। कम करने के लिए कि इम्पोर्ट पे हम टैक्सेस लगा दें और फिर जाहिर है अपेरेंटली उसमें टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स भी हमारे पूरे होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।